नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर को पढ़ाऊंगी, जो है लॉजिक तर्कशास्त्र। और आज हम पढ़ेंगे व्यवहित और अव्यवहित अनुमान। लॉजिक से रिलेटेड अपने पिछले वीडियो में मैंने परंपरागत विरोध वर्ग पर चर्चा की थी, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, और आज का विषय उसी से संबंधित है। आज हम विशेष रूप से पढ़ेंगे कि जो परंपरागत वर्ग विरोध है वो अनेक अव्यवहित अनुमानों के लिए आधार प्रदान करता है। तो वो कौन कौन से अव्यवहित अनुमान हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक संक्षिप्त चर्चा कर लें कि व्यवहित अनुमान और अव्यवहित अनुमान क्या है। एक या अनेक आधार वाक्यों से कोई निष्कर्ष निकालना अनुमान कहलाता है, ये तो हमें पता है। पर जहां पर एक से अधिक आधार वाक्य प्रयुक्त होते हैं, जैसा कि न्याय वाक्य में होता है जिसमें दो आधार वाक्य होते हैं, तो अनुमान व्यवहित कहलाता है। इसका नाम व्यवहित शायद इसीलिए पड़ा कि जो निष्कर्ष है वो प्रथम आधार वाक्य से फिर द्वितीय के माध्यम से निश्चित या निकला हुआ समझा जाता है। यानी कि व्यवहित अनुमान में एक से अधिक आधार वाक्य होंगे और जो निष्कर्ष है वो एक से अधिक आधार वाक्यों से निकलता है। पर जब कोई निष्कर्ष केवल एक आधार वाक्य से निकलता है तो उस अनुमान को अव्यवहित अनुमान कहते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा कि परंपरागत वर्ग विरोध में दी गई सूचना अनेक अव्यवहित अनुमानों के लिए स्पष्टतः आधार प्रदान करती है। यदि किसी मानक आकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य का सत्य या असत्य दिया हुआ हो तो किसी अन्य या अन्य सभी मानक आकार के निरुपाधिक तर्क वाक्यों के सत्य या असत्य का अनुमान अव्यवहित ढंग से किया जा सकता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा परंपरागत वर्ग विरोध, इस पर एक बार और नजर मारें हम। अब अगर इसमें हम देखें कि अगर आपको ये दिया हुआ है कि ए टाइप जो प्रपोजिशन है, जो ए है, वो सत्य है या ट्रू है, तो आप इसके आधार पर ये अव्यवहित अनुमान निकाल सकते हैं कि जो ई है, जो आई है और जो ओ है वो क्या होंगे। अगर ए सत्य है तो ओ जो है वो, चूंकि दोनों में व्याघाती संबंध है, तो वो निश्चित रूप से असत्य होगा। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर ए सत्य है तो जो ई है वो निश्चित रूप से असत्य होगा, क्योंकि दोनों में विपरीत संबंध है और विपरीत संबंध कहता है कि ए और ई एक साथ सत्य नहीं हो सकते। हाँ, दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको पता है कि ए सत्य है तो आप आई के संबंध में यह अव्यवहित अनुमान निकाल सकते हैं कि आई भी अवश्य सत्य होगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ए और आई में उपाश्रय का संबंध है, जिसका अर्थ है कि सर्वव्यापी जो तर्क वाक्य है, यानी यूनिवर्सल जो अफर्मेटिव प्रपोजिशन है, जैसे ए, अगर वो सत्य है तो जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रपोजिशन है आई, या जिसे कहें अंशव्यापी भावात्मक जो तर्क वाक्य है, वो अवश्य सत्य होगा। यानी कि ए के सत्य होने पर आई अवश्य सत्य होगा। तो आप इस आधार पर आसानी से ई और आई और ओ इनके संबंध में अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको ई का पता हो कि ई सत्य है तो आप जान सकते हैं कि ए आई ओ क्या होंगे। अगर आई सत्य है तो आप जान सकते हैं कि ए ई ओ क्या होंगे, और अगर ओ सत्य है तो आप जान सकते हैं कि आई ए और ई क्या होंगे। तो यही जो है वो अव्यवहित अनुमान है। परंपरागत वर्ग विरोध में इस तरह के अनेक अव्यवहित अनुमान निकाले जा सकते हैं। अगर हम संक्षेप में इस पर नजर डालें तो इस प्रकार से ये अनुमान है। जैसे 8 स्थितियां संभव हैं। पहली, अगर ए सत्य हो तो ई असत्य होगा, आई सत्य होगा और ओ असत्य होगा।
फिर अगर हम देखें दूसरी स्थिति कि अगर ई सत्य है तो ए असत्य होगा, आई भी असत्य होगा और ओ सत्य होगा। फिर तीसरी स्थिति है कि अगर आई सत्य हो तो ई असत्य होगा, जबकि ए और ओ अनिश्चित होगा, अनिश्चित है ना। यहाँ इनके संबंध में हम सत्य या असत्य की बात नहीं कर सकते। फिर चौथी स्थिति है ओ, अगर ओ सत्य है तो ए असत्य होगा, और फिर ई और आई अनिश्चित होगा। आप कह नहीं सकते उसके संबंध में कि ई और आई सत्य है कि असत्य, तो आप जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो है अनिश्चित, अनिश्चित है वो। तो ये तो हुई 4 स्थितियां कि अगर ए ई आई ओ सत्य अगर आपको पता है तो आप बाकी के 3 का अव्यवहित अनुमान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 4 स्थितियां और हैं कि ए असत्य है तो ये होगा कि जो ओ है वो सत्य होगा, ई और आई अनिश्चित होगा, फिर ई अगर असत्य है तो आई सत्य होगा, ए और ओ अनिश्चित होगा, आई अगर असत्य है तो ए असत्य होगा, ई और ओ सत्य होगा, और आखिरी स्थिति है कि अगर ओ असत्य हो तो ए सत्य होगा, ई असत्य होगा और फिर से आई सत्य होगा। तो ये 8 स्थितियां हैं। जब आप इन चारों को, अगर आपको पता हो इन चारों में से कोई एक जो है वो सत्य है या असत्य है, तो आप बाकी 3 का अव्यवहित अनुमान आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम परंपरागत वर्ग विरोध पढ़ चुके हैं जिसमें हम परस्पर विरोध संबंधों की चर्चा कर चुके हैं। हमें व्याघाती संबंध के बारे में अब ज्ञान हो चुका है, हम विपरीत संबंध, उपविपरीत संबंध को समझ चुके हैं, और हम उपाश्रयन को भी अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये था अव्यवहित अनुमान। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।